सभी साथियों को अनुसर का एक बार नमस्कार और ये आखिरी सलाम मेरा लेते चले जाइए, जिससे कि आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और सरस्वती माता की कृपा भी होगी। इस वीडियो को देखिए ध्यान से और एक एक क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि क्या ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत समय नहीं लूंगा इसलिए मैंने आंसर अप टू द मार्क लगा रखा है और कारण यह है कि आपका पेपर है कल। यही आशीर्वाद दे रहा हूं कि समय वेस्ट ना हो आपका, कोई बात फालतू नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा। क्वेश्चन, द आयन विच आर अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रेडियाई। इंक्रीजिंग रेडियाई के ऑर्डर में जो लगाए गए हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो ये 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 ही बचा, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही बचे हैं, यहाँ 10 बचे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10 बचे हैं। लेकिन अब ये जान लीजिए कि इसमें शेल ही एक बचा है, इसमें 2 बचे हैं, इसमें 2। अब यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर चेक कर लो, यहाँ 4 है, यहाँ 12 प्रोटॉन है और यहाँ पर आपके 11 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ तो सबसे छोटा शेल तो इसी के अंदर की शेल ही नहीं, बाकी इन दोनों में इसका बड़ा साइज होगा, इसका छोटा साइज होगा। तो आंसर मैंने यहाँ पर बी अप टू द मार्क कर दिया है। बाकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको लगाने में कोई, जैसे नाइट्रोजन है ये सबसे छोटा होगा, सल्फर, ऑक्सीजन, आर्सेनिक, इन सबको चेक करिए तो आपको लगेगा कि साइज जो है इनमें डिस्टरबेंस लगेगा। भाई हम अगर देखें, अगर ये आर्सेनिक देखें और आपका बोरॉन, गैल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, Tl। और उसके बाद आ जाइए आपका कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, जर्मेनियम हो गया और आर्सेनिक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, इंडियम और थैलियम, ठीक। तो अब आपको यहाँ एसबी रह गया ना, टेल्यूरियम और पोलोनियम। यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है, जल्दी में क्या बोल गया मैं, चलो दोबारा लिख देता हूं एक बार, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो, कोई बात नहीं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, ये हुआ ना। अब यहां पर कार्बन, सिलिकॉन, ये हो गया। वो मैंने पता नहीं वहां से क्यों लिख दिया, यहां लिख दिया ये ओल्ड स्टाइल से T4 हो गया इस तरीके से। अब नाइट्रोजन फैमिली भी रह गई, नाइट्रोजन बीच में यहां लिखना चाहिए था मुझे, चलो कोई बात। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये यहां आ गए। तो अब आपको करना क्या था, इन सबको अगर अरेंजमेंट देखना है तो मैंने एटॉमिक नंबर और वो अरेंजमेंट सब लिख दिया, आप मिला लो, है ना। तो साइज किसका, इसके बड़े साइज में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना। इंक्रीजिंग रेडियाई तो इंक्रीजिंग में मेरे हिसाब से तो फिर यही आ पा रहा है। अब आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट लगे तो, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़ी समस्या नहीं, ओपन हार्ट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रेडियाई, इनमें लगाना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस लगाना है तो फास्फोरस बड़ा होगा, नाइट्रोजन ऑब्वियसली छोटा ही होगा, सिंपल, ऑब्वियसली छोटा ही होगा, है ना। ऑक्सीजन उससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत साफ दिखेगा, अरेंजमेंट प्रॉपर वे में है। फास्फोरस के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं आएगा, ए ही आएगा, ठीक। तो इसको आप टेंशन फ्री होकर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन पहले, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, छोटा हो जाता है तो वही ए ही आएगा। द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियाई इंक्रीजिंग, ये भी आप लगा लेंगे। यहाँ सोडियम का बड़ा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पता ही है आपको, यहाँ 13 हो जाता है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करो तो यहाँ 13, यहाँ 12 और यहाँ पर 11। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जहाँ प्रोटॉन का नंबर यानी न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वही साइज ज्यादा हो जाएगा। तो इसका भी ए ही पार्ट सही। मैंने आंसर सबके सामने लिख दिए हैं, इस बार आंसर पे टाइम ना वेस्ट हो, और कोई मेरा मोटो नहीं है। यहाँ पर भी साइज देखिए तो आयोडाइड का सबसे बड़ा साइज माइनस का, फिर आई का, फिर आई पॉजिटिव का हो जाता है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो विजिबल रीजन में है उनका आंसर क्या होगा। आप जानते हैं कि विजिबल रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो आप अच्छे से जान रहे हो कि 450 से 750 के बीच में होती है। तो सीधा सीधा यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। मैं सामने आंसर इसके लिखे दे रहा हूँ,
ये इसकी आंसर सीट भी डिटेल के साथ में लगी हुई है, कोई टेंशन आप मत लीजिएगा। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ द वायलेट कलर? वायलेट कलर की वेव नंबर क्या होगा? तो वेव लेंथ तो आपको पता ही है ना 400 होती है वायलेट कलर की, तो न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/400, रख दो 1/400, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 10⁻⁻ आपका -2 और 10⁻⁻2 कर लीजिए, और यहाँ पर 4 बचा तो ये 0.25 हो जाएगा, डेसिमल हटा दो और डेसिमल हटाने के बाद ये पावर 5 हो जाएगी। तो अगर 2 पॉइंट करना चाहो तो 2 पॉइंट कर लो मेरे हिसाब से, तो तब भी काम चल जाएगा। और यानी नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में वैल्यू किस में दे रखी पहले तो ये चेक कर लो आप। व्हाट इज द वेव नंबर, व्हाट इज द वेव नंबर अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लो। वायलेट कलर कुछ नहीं, सेंटीमीटर मीटर सब में दे रखी है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो फिर मेरे हिसाब से इसका आंसर फिर जो है आप ये लगाइए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिक वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ कर लीजिए, और ये हो गया 10, तो ये वैसे तो 3 है, ये 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 3 ही रहने दीजिए और आंसर को चेंज कर लो सेंटीमीटर इनवर्स में। तो मेरे हिसाब से फिर आंसर ये आ जाना चाहिए 25 इंटू 10⁻³ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 1 मिनट का समय दीजिए, डाउट दिक्कत ना है। नैनोमीटर में है ना, तो इसे आप पहले रुक जाओ, 1 मिनट का समय दो, 1/4 नैनोमीटर है ना, तो ये नैनोमीटर में आया। नैनोमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो यार, ऐसे दिक्कत करेगा। ये यहाँ पर 4 करो, यहाँ पर 4 करो, फिर इंटू 10⁻⁻⁹, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, और जब प्लस का 9 हो जाएगा तो फिर इसका मतलब हुआ 5 बचा, तो ये हुआ 25 इंटू 10⁻5 हो गया आपका, 5 हो गया मीटर में। फिर इसे 100 से डिवाइड कर दो, हाँ ठीक है, 10⁻³ हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। एक बार होता ना कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डाउट आपका भी ना रहे मेरा भी ना। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हुज वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर है, तो आप सिंपल वे में इसमें फार्मूला लगा दीजिए, न्यू इज इक्वल टू, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी है ना, तो न्यू इज इक्वल टू C/λ लगा दो। और न्यू कितना है, न्यू रख लीजिए, सी इज द लाइट की स्पीड है 8 रख दो, और लैम्डा आपका 10 नैनोमीटर है, तो इसको भी मीटर में ही कन्वर्ट करके मेरे हिसाब से रख लो तो सही रहेगा। तो ये हो गया आपका 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, तभी हर्ट्ज में आंसर भी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये -8 मान लो, इसे -8 मानिए आप, और ऊपर जाने दीजिए, और जब बचेगा केवल 3, और इसका मतलब हुआ ये आपका हो जाएगा -9 ऊपर गया, तो ये -8 ही बचेगा ना, 8 कैंसिल हो, 3 हर्ट्ज आ जाएगा। तो यानी कि 3 हर्ट्ज का मतलब हुआ आपका फिर बी वाला आंसर यहाँ पर एग्जैक्ट हो जाएगा। तो है ना, क्वेश्चन सही है, लगा डालिए। आपको जल्दी जल्दी लगवा दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि कल पेपर है, समय आपका, ये आंसर लगे हुए हैं, आंसर भी आपके सामने, ये हमारे ऐप पर आपको, जब हमारा ऐप आपके पास में है ही, जिन लोगों के पास ऐप है उन लोगों के पास ये हमारी PDF भी मिल जाएगी। तो 1 पे आ जाइए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर द डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ द हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड का डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो आपने आकर इसका आंसर और पूरा डिट्टो सब चीजें चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए HCl और Cl2O इसका ऑप्शन रहता है। अगर आप गर्म करेंगे, इसे गर्म करेंगे हाइपोक्लोरस एसिड को, तो आप चेक कर लीजिए, रिएक्शन मिल जाएगी। हाइपोक्लोरस एसिड जानते ही HClO, इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के गर्म कर लीजिए, और जब आप गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये मिल जाएगा HCl और आपका Cl2O मिलता है, यानी सी आंसर आपका सही हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए, हम आपको फटाफट करा रहे हैं, उसके बाद आप टेंशन फ्री होकर के काम करिएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए क्वेश्चन पर। द सब्सटेंस विच इनिशिएट द फोटोकेमिकल रिएक्शन बट इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कोई तो सेंसिटाइजर होता है। ये सेंसिटाइजर ही क्या करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को मतलब जो है इनिशिएट तो कर देता है, लेकिन उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब कोई कैटलिस्ट की तरह मान के चलिए, कैटलिस्ट का दूसरा भैया मान के चलिए आप। उसके बाद चले आइए थर्ड पर। थर्ड कह रहा है कि फ्लोरिसेंट अकर्स व्हेन ट्रांजिशन जो होती है वो मेरे हिसाब से सिंगलेट से सिंगलेट होनी चाहिए, तभी फ्लोरिसेंट होगी, नहीं तो फॉस्फोरिसेंस होता तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में चला जाता। तो यानी कि हमारे हिसाब से आंसर नंबर
3 का बी होना चाहिए। चेक करते जाइए, कोई डाउट लगे तो परेशान ना होइएगा, बताइएगा। व्हाट विल बी द क्वांटम यील्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस रिएक्ट्स बाय अब्सॉर्बिंग इतने, यानी कि सिंपल सी बात है भाई, 1 मोल फोटोन है, 1 मोल को एब्जॉर्ब करना है, वैल्यू को डिवाइड करो, इसी वैल्यू से डिवाइड कर दो यार। तो यानी कि क्वांटम यील्ड फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6.02 मान लो, चलो, इंटू 10⁻23 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 मोल है, व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस रिएक्ट्स एब्सॉर्बिंग इतने फोटोन, तो 1 मोल तो इतनी वैल्यू हो गई, और इतने फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन, तो 6.022 इंटू 10⁻23 रखिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी आंसर मेरे हिसाब से फिर 1 आ जाना चाहिए बच्चा, 1 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान देना, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इनको लगा करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इफ वन मॉलिक्यूल डिकम्पोज पर फोटोन क्वांटम यील्ड इज, तो आपके हिसाब से इफ वन मॉलिक्यूल डिकम्पोज पर फोटोन, तो 1 मॉलिक्यूल डिकम्पोज पर फोटोन की बात कर रहा है, और जब पर फोटोन में जाओगे आप, तो फिर मेरे हिसाब से आंसर जो है इसका आना चाहिए 1 मॉलिक्यूल है ना, डिकम्पोज पर फोटोन। तो पर फोटोन की अगर मैं बात करता हूं, तो यील्ड जो है क्वांटम यील्ड, द क्वांटम यील्ड निकालना है। क्वांटम यील्ड तो 1 मॉलिक्यूल का है, तो नीचे तो 1 ही हो गया। फोटोन की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं, यहाँ पर फोटोन क्वांटम यील्ड निकालना है, तो यहाँ 3 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हुआ, इसका मतलब आंसर 3 आ रहा होगा, चेक करिएगा आप, इसका आंसर मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए, 3 आएगा। क्योंकि अगर इसको हम लोग 1 मॉलिक्यूल मान लेते तो नीचे से तो 1 ही रखना पड़ेगा। पर फोटोन द क्वांटम यील्ड, पर फोटोन में जो वैल्यू चलेगी वो मेरे हिसाब से एक फोटोन के लिए निकालनी पड़ेगी। एच न्यू इज इक्वल टू, एच न्यू टिक मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। एच इंटू न्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.34 होता है -32, 6 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3, ठीक है। चेक करिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे हो सकता है कंफ्यूजन रहा हो, लेकिन फिर भी आंसर मैंने नहीं पता है, आंसर इसके लास्ट में लगाएं, चेक करेंगे बाद में। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, फोटो केमिकल जो डिकम्पोजिशन है वो क्या कहलाता है? तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन जो है वो फोटोलिसिस में भी आता है और कीमोलिसिस में भी आता है, ये बिल्कुल कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोसेस देखा गया फोटोलिसिस, आंसर आप अगर लगाते हैं तो वही आपको नंबर देगा। दोनों बोथ ना लगाइएगा, यही लगाइए, फोटोलिसिस ही माना जाता है। फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सेलेक्टिव होता है, ये बात आपको जाननी है। तो ये सत्य है स्टेटमेंट कि ये बहुत हाईली सेलेक्टिव होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस प्रोसीड होता है, ये मुझे मालूम है। द नंबर ऑफ द फोटॉन्स दैट पास थ्रू द यूनिट एरिया, ये कहलाता क्या है? तो मेरे हिसाब से ये जो कहलाएगा, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहलाती है। द नंबर ऑफ द फोटॉन्स दैट पास थ्रू द यूनिट, ये इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट आप कह सकते हो, तो नहीं बनेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो आप यहां पर मेरे हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ लाइट को नोट करें, ठीक है। नंबर ऑफ द फोटॉन दैट पास थ्रू द यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट नहीं हो सकता, एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता लाइट का, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट अगर बोलते हो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ द वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, वही होगा, तो इंटेंसिटी होगा, जिसे आप लोग अगर कहो तो वेव नंबर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां तक मुझे अनुमान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, इसमें नेचुरल फाइबर कौन सा है? तो नेचुरल फाइबर की अगर मैं बात करता हूं, तो नेचुरल फाइबर मुझे जो लग रहा है वो सेलुलोज लग रहा है, लग क्या रहा है ही वही, बाकी स्टार्च फाइबर नहीं, बस और कोई बात नहीं है, तो वो भी नेचुरल ही है। पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास में कौन सा पॉलीमर यूज होता है? तो लेक्सेन भी होता है, कैलवार, लेकिन यहाँ पर लेक्सेन का यूज ही होगा, लेक्सेन इज द परफेक्ट आंसर होना चाहिए। नाइलॉन 6 जो होता है वो 6 जो होता है 2 से मिलता है, लेकिन नाइलॉन जो 6 है वो केवल एक ही कैप्रोलैक्टम से मिलता है, कैप्रोलैक्टम से मिलता है, एक ही यूनिट इसमें इन्वॉल्व रहती है ना। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। विच इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6 अभी मैं बात ही कर रहा था, तब तक आ ही गया है। एडिपिक एसिड, और हम लोग
अमीनो कैप्रोइक एसिड का यूज करते हैं। तो 12वें का जो आंसर होना चाहिए, 12वें का जो आंसर होना चाहिए, तो एडिपिक एसिड तो हो गया। अगर चाहो तो आप एडिपिक एसिड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया था। CH2 का होल 4 ले लीजिएगा, इधर भी COOH ले लेना और इधर भी COOH ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसकी आप रिएक्शन करा देना, NH2 इधर ले लेना, NH2 और यहाँ पर CH2 का होल 5 और यहाँ COOH आगे लगा देना, ऑटोमेटिकली आपका कंपाउंड ये बन जाएगा। इस तरीके से आगे प्रोसीड करते चले जाइए, रिएक्शन आपका बन जाएगा। सॉरी, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन 6 और यहाँ पर NH2 आएगा, यहाँ पर NH2 आपका आएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। तो ये एडिपिक एसिड हो गया और ये आपका हो गया हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन से रिएक्शन करा देना और प्रोसीड कर देना आगे। इधर NH फ्री हो जाएगा, इधर COO बन जाएगा आपका नाइलॉन 6,6। ठीक है, चलिए स्पीड में है थोड़ी बहुत, आप आपस में जल्दी, हम सोच रहे जल्दी हो जाए। हु प्रपोज्ड दैट स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज डबल हेलिक्स? तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था? तो ये तो बात आपको भी पता ही होगी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो क्या, किसका नाम लिखना चाहेंगे आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कि किसने प्रपोज किया था? बताइए जरा, अगर आप अच्छे से बताते तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। कारण ये कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा हमें अगर समय दे रहे हैं तो थोड़ा समय दीजिए, हमें दीजिए, ऐसा नहीं कि हम आपका केवल समय ले रहे हों। आपको पता है किसने किया था? HC क्रिक और वाटसन, और क्रिक का नाम आपने पढ़ा होगा। चलो ठीक, लगा देते हैं यहीं पर आंसर। चलो, वाई विच बॉन्ड बेस ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड बेस ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर? कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, तभी पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशन की। विच पेयर ऑफ द बेस आर ट्रू फॉर लिंकेज बिटवीन टू चेन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड? तो यहाँ पर आंसर एडेनिन और थाइमिन होता है। विच पेयर ऑफ द बेसेस आर ट्रू फॉर द लिंकेज बिटवीन द चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड? हमेशा एडेनिन थाइमिन से ही जुड़ते हैं, यही पेयर जुड़ता है। ठीक है, यही बेस हैं जो DNA के होते हैं, ये भी आपको पता होना, एडेनिन थाइमिन वाले ना। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन G एंड C आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA? तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बनेंगे। कारण आपको 3 का बता देता हूं। अगर DNA के स्ट्रक्चर में जाओगे तो जो आपके बेस हैं उन बेस को चेक कर लो, कि ग्वानिन और साइटोसिन, इनके जो एंड और हेड और टेल होते हैं उनको चेक करिए, आपको 3 वैलेंसी फ्री मिलेंगी। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 यानी 3 बॉन्ड टोटल बनना चाहिए। इफ अ पर्सन ब्लीड्स बाई जिंजीविया, सो व्हाट वुड बी द सजेस्ट? क्या खाने के लिए मना करेंगे आप, प्रिवेंट क्या खाने के लिए कहेंगे कि डिजीज रुक जाए, डिजीज ना होने पाए? तो भाई बताओ उन्हें क्या खाना है। अगर अच्छी चीज बताओगे तो खाएंगे जरूर, है ना, नहीं तो नहीं खाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। चलो बताओ भैया, फटाफट बताओ, आंसर आपका बिल्कुल सिर आंखों पर है। अगर आप कुछ बता सकते हैं तो बताइए। सिट्रस फ्रूट बताएंगे ना? चलो आंसर आ गया हमारे पास, सिट्रस फ्रूट्स, वेरी गुड, नाइस। यानी कि खट्टी चीजें खाना चाहिए, और खट्टी में भी कौन सी? जैसे नींबू खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो, ये सब खाना चाहिए। 19 पर आ जाइए। 19 द स्पेसिफिक रोटेशन इन्वर्टेड शुगर में अगर आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है। फट से हर कोई आंसर लगाएगा। जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसकी जो वैल्यू क्या होती है वो आपको पता है। यहाँ पर आ जाइए 52.5। 19 का जो जवाब होना चाहिए वो सी होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन की अच्छी शुरुआत है, क्वेश्चन की अच्छी शुरुआत है, और आप इसे बताएं। Which of the following is the structure of the most stable enol form of the 2-methyl pentane 3-one? 2-methyl pentane 3-one, जी बताइए। यानी 20 का अगर जवाब देना चाहते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म ऑफ द 2-methyl pentane 3-one? ठीक है, अब आप क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट स्टेबल इनॉलिक फॉर्म? तो सिंपल सी बात यह है, स्टेबल इनॉलिक फॉर्म ही होती है जहां पर सब्स्टिट्यूटेड की तरफ बॉन्ड ज्यादा होगा। तो सब्स्टिट्यूशन में हमें ए पे ही दिखाई दे रहा है, तो मैं ए वाले को ही प्रेफर करूंगा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। भाई डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगा होना चाहिए, दिख रहा है साफ, तो यही स्टेबल होगा जहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी आपको दिखाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अबंडेंट एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म्ड एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द इथेनॉल एंड प्रोपेनोन इन द एक्वस NaOH? एक्वस NaOH, तो 21वां का 21 का डी,
21 का डी की बात करिए तो देखिए यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अबंडेंट एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म्ड, सबसे कम यही बनता है ना, चेक कर लीजिए ना, यही बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। हाँ चेक करो आप, देखो बस आपको दिखाता हूँ, रिएक्शन करके भी दिखाता हूँ आप। ये कह रहा है कि एडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इक्विमोल इथेनॉल और प्रोपेनोन मिलाना है, इथेनॉल एंड प्रोपेनोन मिला के देख लीजिए। चलिए ये हो गया हमारे पास में इथेनॉल यानी कि CH3CHO, ये इथेनॉल हो गया। और प्रोपेनोन की बात करता हूं तो ये आपका प्रोपेनोन हो गया, ये हो गया आपका प्रोपेनोन, मतलब एसीटोन जिसे आप बोलते हो। सिंपल बना करके देखो, कोई दिक्कत, ये H यहाँ जाएगा और बाकी जुड़ जाएगा, तो इसके जो चांस है नीचे CH3 बनने के चांस तो है ही नहीं। ठीक, तो यानी कहने का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अबंडेंट, है ना, कम कम बनेगा, बाकी तो सब बनेंगे ठीक है, लेकिन इसका चांस जो है वो आपका बहुत कम दिखाई देगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें क्या है, तो यहाँ तो CHO दिख रहा है लेकिन यहाँ CH3 दिख रहा है, तो ये आपको यहाँ देना पड़ेगा। ये समस्या यहाँ पर पैदा हो सकती है कि इसके ऑप्शन में, यानी कि अगर मैं देखना चाहता हूं तो अब आप कार्बन के नंबर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ कार्बन ज्यादा हो रहा है, नंबर ज्यादा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, वहां है ही नहीं 6 कार्बन, 5 तो कार्बन ही है वहां पर, तो ये प्रोडक्ट फिर कैसे बन सकता है, संभावना नहीं है। बाकी सब बनेंगे, सेल्फ करा लो भाई, आपस में कराओ, पहले CH3CHO की कराओ तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, जब दोनों की कराओगे तो ये वाला मिल जाएगा, जब पलट के करा दोगे तो फिर ये वाला मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सब संभावनाएं हैं, लेकिन वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद आ जाइए 22वें क्वेश्चन पर। 22वां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल इनोलेट फ्रॉम 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। जब 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन की बात करते हैं तो इनोलेट जो मैंने अभी ऊपर बनाया था सेम कंडीशन में आएगा, तो स्टेबल तो वही ऊपर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इनोलेट वाला क्वेश्चन, और सिंपल सा यही स्टेबलाइज हो जाएगा, और अभी ऊपर भी बताया था मैंने, सेम डिक्टो आंसर आपका जाएगा। इसके बाद आ जाइए विच इज ए रॉन्ग स्ट्रक्चर एज ए रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन टू द मोस्ट स्टेबल इनोलेट। कौन सा स्ट्रक्चर रॉन्ग है किसका, 2,4 डाइओन का। तो 2,4 डाइओन का जो रॉन्ग स्ट्रक्चर है वो आप ढूंढिए जल्दी से और मुझे बताइए। मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो देखता हूँ, ये स्ट्रक्चर संभव है, हाँ ये भी मुझे लगता है कि संभव है, लेकिन ये चीज संभव नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए। डबल बॉन्ड इधर संभव नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे डबल बॉन्ड इधर बनाओगे तो फिर रेजोनेंस के स्टेबलाइजेशन ज्यादा नहीं बन पाएंगे। तो डी आंसर मेरे हिसाब से लगाइएगा इसका, 23 का आंसर आप डी लगाइए। 24 वाले पे चले आते हैं, 24 आंसर लास्ट में दिए हैं, मैच करिएगा। 24 वाले में आ जाते हैं। 24 की क्वेश्चन क्या रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्काडाइन। तो दीज कंपाउंड्स हैव ओनली 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिनमें केवल एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो फिर अब आपको बता दीजिएगा, मुझे तो आंसर यही दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एल्काडाइन। तो एल्काडाइन ही नाम है, उसमें एक ही डबल बॉन्ड कैसे होगा, साफ दिख रहा है कि यही यार, हटाओ इसी को हटा दो इनसे। एल्काडाइंस आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो एल्काडाइन कितनी कैटेगरी में डिवाइड की गई है, पता होगा आपको, सिंपल सी बात है, तो आप इन्हें चेक कर लो, मैंने पढ़ाया भी एल्काडाइन। अब यहाँ पर आपको डिटेल बताऊंगा, फिर भी 10 मिनट खा जाऊंगा, है ना। एक तो आपने देखा होगा कि डबल बॉन्ड जिनमें सेपरेट होते हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड जिनमें एक साथ होते हैं, इस तरीके से एक कैटेगरी वो जिसमें अल्टरनेट चलते हैं, तो वो चीज ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप याद कर लेना। 26 पे आई, बाकी मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव है जिस तरीके से सब डिटेल बताई है कौन कौन से हैं। 26 पे आइए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्काडाइन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है, तो चेक कर लीजिए। मुझे लगता है कि तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन 2 होना चाहिए, कंपाउंड्स विद अ डबल बॉन्ड एग्जिबिट, अ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, नहीं आएगा। कॉन्जुगेटेड है ना, देखा होगा आपने, वो भी है, पॉसिबिलिटी है, नहीं, ठीक है, यही होगा। आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन। कौन इसमें ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन में नहीं आती, ये क्वेश्चन भी शायद बिहार में आया था अगर मुझे याद है। ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन में कौन सी नहीं आती है, तो डिहाइड्रेशन जो है वो ऑर्गेनिक एडिशन में नहीं आई, किसी कीमत पर नहीं आ सकती, ऑर्गेनिक एडिशन में नहीं आ सकती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये भी है। तो ये सब क्वेश्चन बड़ा अच्छे हैं। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन, और आ जाइए इसके बाद 28 पे आइए। 28वां क्वेश्चन कह रहा है, चूज द
करेक्ट वन विच विल रिएक्ट फास्टर, SN2 से बढ़िया कौन रिएक्शन करेगा। तो 28वें का साफ दिख रहा है कि मुझे जो आंसर समझ में आ रहा है 28 वाले का वो बी आ रहा है। ये मतलब जो है बढ़िया रिएक्शन करेगा क्योंकि सभी में ये करेक्शन। तो यहाँ पर मैं बी को लगा लेता हूँ, 28 का बी जवाब मैं ठोक लेता हूँ। ठीक है, 28 का बी कर लीजिए। और इसके बाद आ जाइए डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो यानी कि 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन पहले मैं बना लेता हूँ, ये मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया। 1 और 2 पे लगा लेता हूँ Br, ये लग गया 1 2 पे। तो कौन सा कंपाउंड मिलना चाहिए। तो यार तो ये तो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि एक यूं गया एक यूं गया, यानी कि 29 वाले में जो मैं जवाब दे रहा हूँ, यानी कि अगर मैं देखता हूँ ये वाला अगर बॉन्ड इधर से ले जाता है, इधर से ले जाता है तो ये बॉन्ड इधर से ले जाएगा, तो यानी बीच में गैप आ जाना चाहिए। तो गैप तो इसी में आ रहा है, बाकी कहीं गैप नहीं आ रहा है, इसमें 2 गैप आ रहा है। तो ए वाला ऑप्शन आप लगा लीजिए, मेरे हिसाब से ए लगाइए। ये ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता था, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। तो ये 29वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 30 पे आइए, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन रिएक्ट्स विद द इक्विवेलेंट मेटेलिक। तो आप देख सकते हो इसमें 1 ब्रोमो, पहले यही कर देता हूँ, 1 पे ब्रोमो ले लेता हूँ, साइक्लोब्यूटेन है ना, चलो पहले साइक्लोब्यूटेन ही बनाता हूँ। साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। 1 पे ब्रोमो ले लो और 3 पे आप क्लोरो ले लो और सोडियम रखो। इन दोनों को मिलाओ तो मुझे बीच में लाइन खिंच जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर Na रखो, ये NaBr और NaCl निकाल दो, 2 मॉलिक्यूल लेकर के, तो मुझे लगता है क्रॉस जाना चाहिए ब्यूटेन में, यानी ये प्रोडक्ट डी वाला ऑप्शन आना चाहिए, 30 का डी ऑप्शन, ये क्रॉस आ जाना चाहिए। चेक कर लो एक बार, आप ऐसे रख लो, ये हो गया आपका Br, ऐसे रख लो, ये Cl रख लो, चलो ये Br रख लो और यहाँ पर Na रख दो 2 और निकाल दो, एक NaCl एक कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके आंसर लास्ट में दिए हैं, मैच कर लीजिएगा, इनको मैच करिएगा आप आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सीरीज पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो वही है, सीरीज बदल रही है। ये सीरीज जब बदलेगी तो आपको नए क्वेश्चन भी देगी। तो देखते हैं कि इस सीरीज में क्वेश्चन कौन कौन से हैं। बेस्ट सीरीज है और बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट आंसर के साथ में हम आपके साथ रहेंगे। तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में रहेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनिक, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है। तो आपको पता होना चाहिए मीथेन इसका सिंपलेस्ट मेंबर माना जाता है। हाँ, उसके बाद चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन नेम ऑफ द, इस रिएक्शन का नेम क्या है। तो इस रिएक्शन का नेम आपको पता होना चाहिए, मैंने समझाया भी था। अगर कहीं पर भी है ना, अगर इस तरीके की रिएक्शन कहीं पर यूज होती, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है और पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो इसे हम लोग वुचवाल्ड हार्टविग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जान लो, ये रिएक्शन वुचवाल्ड हार्टविग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यील्डेड व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल इज ट्रीटेड विद फास्फोरस ट्राई और आयोडाइड। जब फास्फोरस ट्राई और आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इथाइलिन डाई आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इथाइलिन डाई आयोडाइड, अनस्टेबल रेड फास्फोरस और सो ऑन मिला दीजिए। और इसमें सिंपल सी बात यह है कि बाद में जब सिंथेसिस होती है तो कन्वर्ट जो एल्कोहल होता है उसको एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्जन किया जाता है। तो आप जान लीजिए, क्वेश्चन की कोशिश करिएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल है और फास्फोरस के, तो इथाइलिन नाम डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, दोनों तरफ आई आएगा इसलिए, है ना। इथेन डाइऑल, इथेन डाई आयोडाइड, तो इथाइल आयोडाइड नहीं बोल सकते ना, इथाइलिन डाई आयोडाइड ही बोला जाएगा, डबल बॉन्ड भले ना हो वहां पर। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एलिमेंट, तो दोनों होने चाहिए, हाइड्रोजन कार्बन होना चाहिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई ऐसी खास बात है ही नहीं। तो ये लगा लीजिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड वाले ही बनाते हैं, तो ये लगा लीजिए इसके अंदर। बहुत फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि पेपर में आपका समय वेस्ट ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक नॉट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मुझे लगता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एसाइक्लिक कंपाउंड, यही 2 कैटेगरी मुझे लगता है सही है। ओपन चेन क्लोज चेन तो होता ही है ना, ब्रॉडली जो क्लासिफाई किया गया है ओपन चेन और क्लोज चेन में किया गया है। तो एक एली होता है, एक एसाइक्लिक, यहाँ नॉट लगा होना चाहिए,
साइक्लिक एलिसाइक्लिक ना, ये तो ठीक नहीं है। ओपन चेन और एसाइक्लिक नहीं ठीक है। एलिसाइक्लिक और असाइक्लिक यही करेक्ट है, क्योंकि दोनों यही है, एक साइक्लिक में गए और एक ओपन चेन में चले गए। असाइक्लिक मतलब ओपन चेन। ठीक है, यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस क्लास में नहीं? तो मुझे लगता है इलेक्ट्रो कंपाउंड कोई नहीं होते हैं, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रो कंपाउंड कोई भी नहीं होते हैं। इसके बाद आ जाइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इवन बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है? तो आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ इस लेवल पर, तो आइसोसाइनाइड जो है कोई भी इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रॉपर्टी नहीं रखता है। आइसोसाइनाइड एक कंपाउंड है, बाकी एक ग्रुप है। आइसोसाइनो होता तो ग्रुप मान लेता मैं थोड़ी देर के लिए, ये बात ध्यान दीजिए। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, कौन सा ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर आंसर मैंने अभी दिया था, इससे पहले रिपीट हो चुका क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H12, अगर मैं C3H12 की बात करता हूं तो ये कह रहा है कि इसमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे। तो C3H12 में अगर NMR सिग्नल की बात करना चाहते हो तो ये कंपाउंड पहले क्या है, पहले तो इसका डिक्टेशन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जिबिट ओनली वन, वन, अच्छा वन बनना ही चाहिए। तो वन तो तभी संभव हो सकता है जब आप इसका हाइड्रोजन सब सेम बना दें। तो एक पे क्लोरो ले लो, एक पे अगर आप क्लोरो लेते हो, मतलब ऐसी सिचुएशन बनाओ जिसपे सभी हाइड्रोजन सेम आए। चलो देखता हूं, अगर मैं इसको बना पाता हूं तो 3C हो गए और H हो गए, 3 9 ही हुए। इसका मतलब हुआ H थोड़े से गड़बड़ है। अगर H गड़बड़ हुआ तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन ले लेता हूं। प्रोपेन तो है ही, 1,2 यानी कि CH2 Cl मैं ले लेता हूं, मान लीजिए। चलो ऐसा करता हूँ, CH2Cl इधर भी कर देता हूँ, इधर भी कर देता हूँ, तब काम बनेगा मुझे लगता है, इससे पहले काम नहीं बनेगा, है ना। चलो, इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन भी पूरे करने 12 कैसे हो पाएंगे? 12 होने का मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर एक काम ये कर लेता हूँ तभी काम बन पाएगा। रुक जाओ, यहाँ पर CH3, ये प्रोपेन हो गया क्योंकि डाइक्लोरोप्रोपेन, 2 पे हो गया, 2 पे डाइक्लोरोप्रोपेन। तो मुझे लगता है अगर मैं यहाँ पर 2 पे भी लेता हूँ, ये भी नहीं बन रहा है ना, तो ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, 1 पे भी नहीं बन, 1,2 पे देख लेता हूँ, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन ले लेता हूँ, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन लेता हूँ, नंबर पूरा होना चाहिए ना, तब ऑप्शन सटीक बैठेगा। चलिए, CH2 यहाँ Cl लगा लेता हूँ और यहाँ CH2 लगा लेता हूँ और 1,2 यहाँ Cl लगा लेता हूँ और यहाँ CH3, 1,2 हो गया, डाइक्लोरो हो गया, प्रोपेन 3 2 5 और 2 7, तो इसका मतलब यहाँ 7 होना चाहिए। C3 हो गया, H7 हो गया, C3H7 12 तो आएंगे नहीं। अगर मान लो 12 ले लेता हूँ तो 3 चौको 12, यहाँ CH3 नहीं, संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि आंसर नंबर फिर आपका ए सही इसमें आना चाहिए। 10 वाले में आंसर नंबर ये भी नहीं आ रहा है, तो ये भी 12 पूरा भी होना चाहिए ना भाई। अगर मैं कहीं पर हाइड्रोजन पूरे नहीं कर पा रहा हूं तो भी तो दिक्कत है। एक जैसी पीक मिलनी चाहिए, यहाँ पर एक जैसी मिलेगी ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, तो ये ऑप्शन तो मुझे लग ही नहीं रहा है। सी पर ही मेरी नज़र टिकी है, सी पर मैं देख लेता हूँ, मुझे ऑप्शन में ये यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। C3H7 ही होगा, मुझे 12 लग रहा है, छप गया है, मुझे 12 छप गया, यही होगा। CH3 और यहाँ Cl और यहाँ Cl और यहाँ, इन दोनों में ही NMR सिग्नल सेम आएंगे, बाकी तो कहीं आने की मुझे भरोसा लग नहीं रहा। चलिए सी पे लगाइए, ऑप्शन 100% आप सी लगाइए, कंफ्यूजन ना करिए और उसको सही कर लीजिए। अगर आपको डाउट, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपका समय लिए, पेन पिकअप नहीं कर पा रहा है, क्या बात है, धोखा मत दो आज। ये लगाइए, सही है, यहीं पर सेम आएगा। 2,2 डाइक्लोरो और प्रोपेन आपको साफ दिख रहा है, C3H6 आ जाएगा। बाकी अगर आप चाहो तो रिप्लेसमेंट कर सकते हो, सभी हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दो तो 3 चौक 12 वाली कंडीशन आ जाएगी। मतलब अगर आप चाहो तो ये
ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बना हुआ है। ये किससे बना होगा? इस कंपाउंड से बना, इसी का बन सकता है और दूसरा कंडीशन नहीं। 3 चौक 12, 3 3 6 3, यही इसी का डेरिवेटिव आप मान सकते हो, है ना? मुझे तो यही लग रहा है। यही आंसर ही होगा, यही आंसर होगा 100%। चलिए आगे बढ़, यही एक्सप्लेनेशन दे भी रहा है और कोई दे ही नहीं रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, हो सकता है गलत ना हो जाए। 11 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H14 एग्जिबिट टू, केवल 2 सिग्नल मिलने चाहिए। तो 2 तो मुझे लगता है कि अगर इन पे हाइड्रोजन मिथाइल लगा दिए तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर यहाँ के सिग्नल सेम हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए ना। तो इसका मतलब हुआ कि ना, तो फिर ये वेरी कर जाएंगे, ज्यादा हो गए तो ज्यादा हो गए। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ इन दोनों में समान ग्रुप लगे हुए हैं तो इसी में केवल 2 आएंगे और इन दोनों के सिग्नल अलग अलग आ जाएंगे, मतलब सेम आ जाएंगे। इन चारों के सेम, इन 2 के सेम। तो फिर इसका मतलब हुआ कि आंसर फिर हमारा सटीक जो जवाब होना चाहिए वो यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक, तो आंसर नंबर डी लगाइए। इन्हीं में दोनों में 2 ही सिंगलेट, 2 सिंगलेट्स आएंगे एनएमआर सिग्नल के, ठीक है, यही चेक कर लीजिएगा आप एक बार। लेकिन ये आंसर भी मुझे नहीं लग रहा है सटीक हो। अच्छा एक और देख लेता हूँ, ऑप्शन एक और दिया है, क्योंकि इसमें भी गड़बड़ लग रहा है ना। ये हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर, इनके भी गिने जाएंगे ना। चलो इनको देख लेता हूँ, हटाओ, एक और देखता हूँ ऑप्शन होगा इसमें, वो भी देख ला। हाँ ये, इनमें अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, रुक जाओ, उस आंसर को हटाइए आप। ये देखो यहाँ पर बराबर दिए हैं मिथाइल ग्रुप, बराबर दिए हैं। ये थोड़ा यहाँ पर ये डाउट हुआ कि यहाँ दोनों के एनएमआर सिग्नल अलग अलग हो जाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इनको देखो तो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार, इसमें भी चेक कर लूँ फिर आगे बढ़ूँ। यहाँ मिथाइल हो गया, यहाँ मिथाइल हो गया, यहाँ आपका मिथाइल हो गया, यहाँ मिथाइल। तो इन दोनों के बीच का एक एनएमआर सिग्नल हो गया, इन दोनों के बीच का सेम रहेगा, सेम रहेगा एनएमआर सिग्नल। तो एक ये हो गया, बाकी सबका सेम है, 2 ठीक, डन। यानी डी वाला ऑप्शन आप लगाइए, 11 का आंसर डी लगाइए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, अच्छे क्वेश्चन करिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। 12 क्या कह रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। 12 में आंसर क्या होना चाहिए देखता हूँ। अनऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10 वो दिया है। एग्जिबिट द फॉलोइंग हाइड्रोजन एनएमआर सोशल स्पेशल स्पेशल डाटा 62.5 दिया है, फिर 3.8 दिया है, ये 2 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द चॉइस। तो अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अगर आप डिटेल जानना चाहते तो आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पर 4 मिथाइल एनिसोल ले लेता हूँ, 4 मिथाइल एनिसोल, यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दे रहा हूँ। ये हो गया 4 पे मिथाइल हो गया और ये आपका एनिसोल हो गया। इसको अगर आप चेक करना चाहो तो ये तीनों हाइड्रोजन सेम कैटेगरी के हैं, तो एच ए मान लो इसे। इनको आप एच ए मान रहे हो, इनको आप एच बी मान लो। तो ये एच बी यहाँ पर टोटल 3 हो गए, ये एच ए भी 3 हो गए। यहाँ पर आपका एच सी और डी करो तो एच सी इसे कर लो, एच डी इसे कर लो, एच डी इसे कर लो और एच सी इसे कर लो। तो टोटल का मतलब हुआ कि यानी कि एक कैटेगरी तो ये हो गई, 2 3 3 कैटेगरी हो गई आपके। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर नंबर 12 का अगर मैं देखता हूं तो मुझे इसी में दिखाई देता है। एक हो गई आपकी 3 हाइड्रोजन यहां पर हो गए, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद 3 दूसरी जगह पर भी हो गए, 2 डी हो गए, 2 डी मान लो एच अलग एंगल पर हो गए। तो ठीक है, यही ऑप्शन होगा क्योंकि दोनों में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर मैं 3 HB की बात करता हूं तो 2 5 पे सिंगलेट है, तो 1 2 3 4 5 ये दोनों की जो है वो 2 और 5 पोजीशन पर जो सिंगलेट मिल रही है वो 3 HB, सॉरी 1 2 3 4, 1 4 पर भी मिल रही है और SC की मिल रही है आपकी, चेक करना चाहो तो आपका 1 2 3 4 5 6 यानी 1 6 पर भी मिल रही है। और HD की चेक करना चाहो तो पोजीशन कहीं पर फिक्स कर दो, उस हिसाब से चलते रहो। तो ओवरऑल आंसर फिर यही लगाना पड़ेगा आपको, 12 वाला। चेक कर लीजिएगा, सेम आ रही, इसी में कंडीशन सेम है, बाकी कहीं पर भी कंडीशन मुझे सेम दिखाई नहीं। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ओनली बोथ मेटल हैविंग ओनली बॉन्ड विद मेटल। कौन सा मेटल से बॉन्ड रख रहा है?
तो फिर मुझे ना डायरेक्ट मेटल से बॉन्ड तो फिर यहीं दिखाई दे रहा है, टंगस्टन में ही दिखाई दे रहा है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। तो ईथर्स आर नॉट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, यही लगा लो फिर, मेरे हिसाब से तो ये लगाइए। आंसर लास्ट में एक्सप्लेनेशन के साथ दी, घबराइएगा नहीं, आपकी ये पीडीएफ में लगा दूंगा इसमें लिंक में, इसलिए घबराना नहीं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, पता लग गया, वुड्स-फिडिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन ऑन हीटिंग H2SO4 डाइथाइल ईथर एंड सो ऑन, 15वां। तो कर लीजिए आप, ये पहले तो कंपाउंड C2H5OH ले लीजिए और उसको आप Na के साथ गर्म करो, C2H5ONa बन जाएगा, और उसको आप उसके 2 मॉलिक्यूल को गर्म कर दोगे तो ईथर बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यही लगा लीजिए आप, यही लगाइए, ठीक है। 16 वाला, इसका भी आंसर मैंने लिंक में लगा दिया है, फिलहाल आप जानकारी में ले लीजिए कि ये बिल्कुल एनएमआर सिग्नल का क्वेश्चन है। एनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों एनएमआर वाला है और बिल्कुल डिट्टो सेम है, इन्हीं में एक ऑप्शन है। तो 16 वाले का जवाब आपकी इस पीडीएफ में मिलेगा और पीडीएफ आप डाउनलोड करिएगा, एक्सप्लेनेशन दिया है 16 का। चलिए, ये वाला मॉलिक्यूल है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यू एग्जिबिटेड द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा ऑब्टेन्ड बाय द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिला है, तो बताइए कौन सा कंपाउंड होगा। जहां पर 760 सेंटीमीटर इनवर्स केमिकल रेफरेंस दिया है, हाइड्रोजन डी होना चाहिए, समान होना चाहिए, और 2.1। तो यहाँ पर मुझे जो डाटा लग रहा है कि अगर कोई कंपाउंड आता आईआर डाटा अगर आप रिप्रेजेंट, तो एस्टर या एनहाइड्राइड मिल सकता है। तो एस्टर एनहाइड्राइड में ऑप्शन कौन सा मिल सकता है, यहाँ ये देख लो, एस्टर एक बी है, बी भी एस्टर है, और अगर आप देखो तो एनहाइड्राइड एस्टर में से 2 ऑप्शन है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं, भाग गया पेज ज्यादा ही कुछ, ये हो गए चारों ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये तो देखो एनहाइड्राइड भी हो एस्टर, और ये आपका कीटोन भी, तो एस्टर तो ये वाली कंडीशन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन फिर सेम नहीं मिल पा रहे हैं, तो हटा दो आप। इसमें देखो दोनों तरफ कंडीशन आपको सेम मिलेगी, यहाँ पर और इस कंडीशन में यहाँ पर, तो यही आंसर फिर आप 16 का सी लगा लीजिए। एक्सप्लेनेशन नीचे बाइंड अप किया हुआ है मैंने अपने लैंग्वेज और बुक की मदद से, ठीक है। 17 पे आइए। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर प्रोडक्ट, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट इसको लेना है, डिवला के साथ गर्म करना, डिवाल एच जिसे बोलते हुआ, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, देख लेता हूँ एक बार और। तो डिवाल एच से हमेशा एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है, और एल्डिहाइड यहाँ कहीं है नहीं, ए में भी नहीं, बी में नहीं, सी में भी नहीं, डी में। तो मुझे लगता है कि टर्ट ब्यूटाइल जो एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट में कंसीडर होता है, और ये एस्टर और अल्कोहल में तो रिड्यूस करता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये यही होना चाहिए, डी, एल्डिहाइड वाला ही होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, आंसर नीचे लिंक में दूंगा। 18 पर आइए। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन, मैंने पढ़ाया भी था ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन को। तो ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन जो होता है एक्सचेंज ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है, और दोनों के एल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं, और उसमें अल्कोहल बनता है, ठीक है, यही होना चाहिए, ठीक है, सी लगा लीजिए ऑप्शन 18 का। 19 वाले भी चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर डाइजोनियम सॉल्ट का जनरल फार्मूला, दुनिया को पता है, मुझे नहीं पता, सबको पता है, N2X होता है। और इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये लिथियम लेकिन इन्होंने ले लिया है, लिथियम ले लिया है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ डिवाल एच है नहीं, लिथियम का कंपाउंड है, तो यहाँ पर 2,5 डाइमिथाइल 3 हेप्टेनॉल बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, और अगर मैं चाहता हूँ तो इसको सिंपल सा जवाब देना आपको, तो आंसर मुझे मेरे हिसाब से यही आएगा, 3,5 डाइमिथाइल 3 हेप्टेनॉल। चेक करिएगा रिएक्शन को, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा, ना मिले तो एक्सप्लेनेशन इसका देखिएगा, फिर भी सेटिस्फाइड ना हो तो बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल द प्रोडक्ट इन ए गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या बनेगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने आप बता दीजिए। इस रिएक्शन में मेरे हिसाब से यहाँ पर HCl निकल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मिलेगा, पूछा क्या है, ए पूछा है ना, ए। तो यार बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए। डाइजोनियम सॉल्ट होना चाहिए ना, डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ NaNO2HCl होना चाहिए, लिखा नहीं है फिलहाल, तभी पॉसिबिलिटी है NaNO2 और HCl बढ़ा, हाँ ये हो गया। इसके बाद कंटिन्यूएशन में आइए, क्या कह रहा है, 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, फिर इन्होंने परेशान किया, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग, चलिए आपको बता देता हूँ। 22वें क्वेश्चन का जवाब ये आ रहा है
इसको मैंने टॉलेंस के साथ में ट्रीटमेंट दिया। टॉलेंस एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड दिख रहा है और ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि फिर डी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जानते हो आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिखा हुआ है ऊपर, पहचान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 23वां जवाब आपको दे रहा है कि 23वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्रिपेयर बेंजोइल क्लोराइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। तो मुझे लगता है कि 23वें में सोचना नहीं, SOCl2 डालियो, बेस्ट मेथड यही, ये डाल लो, काम चल जाएगा। उसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यील्ड फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो एल्केन। तो एमीन बनते हैं, रिडक्शन कराइए, एमीन बनते हैं, पता होना चाहिए। फिर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाटोमर ऑफ द फिनॉल। फिनॉल का टाटोमर मैंने खूब पढ़ाया है, फिनॉल का टाटोमर कौन है आपको पता होना चाहिए। फिनॉल का जो टाटोमर है डबल बॉन्ड के बीच में गैप ओ वाला ढूंढिए, ये है डी, डी ऑप्शन लीजिए, यही बनेगा फिनॉल। कीटो इनॉल है ना, इनॉल, कीटो इनॉल टाटोमर्स है ना, कीटो इनॉल, तो फिनॉल तो ये हो गया। अब इसका टाटोमर बनाना पड़े तो फिर आपको डबल बॉन्ड हाइड्रोजन भेजना पड़ेगा ना पड़ोस में, चाहे इधर भेजो या इधर भेजो, मतलब इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसा नहीं। तो सोचो सर ऐसा ही हो सर, एक ही पता है सर ना, ऐसा नहीं, आप यहाँ बनाओ, ऐसे में ये भी बन सकता है, और करके ऐसे लिखो, ठीक। चलिए इसके बाद चले आइए 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन फॉर्म्ड व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिड। तो आपको सिर्फ रिएजेंट बनते हैं, सिर्फ बेस बनता है। व्हाट इज द IUPAC नेम, तो IUPAC नेम बता दीजिए, इसमें कौन सी दिक्कत है। IUPAC नेम आप बताएंगे तो मुझे लगता है 1R3S हो जाएगा, 1R और 3S, एक अपोजिट, कहीं पर भी 1 ले लो, कहीं 3, 1 2 3 ले लो, तो 1R3S लेना पड़ेगा आपको। तो आंसर नंबर मुझे लगता है 27 का ए हो जाना चाहिए, इस तरीके 27 का ए लगा लीजिए। 28वें पे चले आइए, क्वेश्चन इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ना लगे तो अपने आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एसिड नॉर बेस। इसमें जो एसिड तो सॉल्ट है ना, 28वें वक्त आ जाइए, सॉल्ट है, ये एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, ये ए ले लीजिए, है ना। बाकी सब एसिड बेस आपको दिख ही रहे, एसिड मिथेनॉल जो है एसिडिक करेक्टर आपको दे रहा है। बस एक मिनट, 29 पे आ जाइए बस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लेड टेट्राएसिटेट इज यूज्ड टू क्लीवेज द। लेड टेट्राएसिटेट किस रिएक्शन में काम आता है, तो लेड टेट्राएसिटेट जो है वो आपका कैरेज रिएक्शन में काम आता है, कैरेज ऑक्सीडेशन भी बोली जाती है। तो अब आप कहोगे सर ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैरेज ग्लाइकॉल ऑक्सीडेशन बोली जाती है। इस रिएक्शन को एक चीज और है, ये हमेशा एनहाइड्रस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में भी की जाती है, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो कौन सा डिप्रेस कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए, जो कंपाउंड बंद हो चुका है, DDT नहीं करता, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म जो होता है ये हमारा नर्वस सिस्टम खत्म कर देता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, और इन क्वेश्चंस को पढ़ करके जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द झारखंड PGT which will be held tomorrow, and wish you all the best। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपका सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको दोबारा मिलूंगा, और आप बताएंगे जरूर कि सर पेपर कैसा हुआ, जरूर बताइएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर नोट कर लीजिए कि सर मेरा पेपर ऐसा हो, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होगा, एकदम से आएगा नहीं, इसलिए उसको डिस्कशन करना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमें भेजिएगा, और इसकी मैं लिंक आपको लगा करके दे रहा हूं, और फटाफट आप इस वीडियो को देख डालिए, और इसके लिंक से ऑप्शन आप चेक कर डालिए, और अपने आप को सेटिस्फाइड करिएगा। एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जहां दिक्कत लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिएगा फोटो खींच करके, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय बाय, सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।